हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियोस में हम जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं पूरा कवर करने वाले हैं। सिक्स्थ का ज्योग्राफी जो कि पढ़ाने का तरीका जो है थोड़ा इस टाइप से रहेगा कि जो भी हम चीज़ पूरा नहीं पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जैसे आप देख सकते हो कि हाँ इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे पूरा चैप्टर ही। जैसे सूर्यास्त के समय आकाश में देखना कितना कठिन लगता है आसान से पहले, मतलब ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये सब जैसे हमने हाईलाइट नहीं किया उसे हम लोग छोड़ेंगे। ये चीज़ आप पढ़ेंगे, मैं ऐसा नहीं है कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप पॉज करके यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। हम प्योर उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे जो कि हाईलाइटेड है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो सब जो है ये सब सारी चीज़ ये सब बच्चे को समझाने के लिए है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे टॉपिक और सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बताया गया कि यहाँ देख सकते हैं चंद्र ग्रहण और अमावस्या किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। और आगे बढ़ते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। देखिए, चंद्रमा महीना में एक बार दिखाई देता है, जैसे आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। और जिस दिन पूरा दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद अमावस्या जिस दिन हमें आसमान में चांद नहीं दिखाई देते उसे अमावस्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी खगोलीय पिंड उसे कहेंगे जो कि आसमान में दिखते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जितने भी चीज़ें, चंद्रमा, सूर्य, तारे, सभी वस्तु जो रात में के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो आप समझ रहे हो कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं आकार में, कुछ छोटे भी होते हैं। तो यहाँ हम बड़े की चर्चा करते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जिसे वे बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। और उसी में कहा गया है कि सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है टॉपिक, इसमें बताया गया है कि सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है एक तारा है। और हम तारा किसे कहते हैं, जिसका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा स्वयं उत्सर्जित करे उसे हम तारा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। आगे हम लोग ये छोड़ेंगे, बाकी ये सब। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। देखिए, आकाश में जब हम देखते हैं, बचपन में देखते तो कहते थे कि ये ऊपर में देखो एक 7 टाइप का तारा होता है, कुछ ना कुछ आकृति। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बचपन की मान्यता के अनुसार, या अभी भी लोग बताते कि वो देखो आकाश गंगा में अलग अलग तारे अलग अलग आकृति बनाते हैं। तो उससे उस तरह जो आकृति बनाते हैं उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की विभिन्न प्रकार की आकृति को ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसमें से बिग बेयर या अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि बहुत आसानी से हम पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। देखिए, तारों की आकृति के समूह को नक्षत्र मंडल के, तो सबसे आसानी से हम कुछ नक्षत्र मंडल को देख सकते, वो है सप्तऋषि, ठीक है। जहाँ 7 तारों का समूह होता है उसे हम सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों का समूह होगा ये जो आप देख रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। उसके बाद देखिए, तारों का समूह, सप्तऋषि, अर्सा मेजर, ये सब क्या है, नक्षत्र मंडल। तो यहाँ देखिए, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है।
इस सप्तऋषि की सहायता से इस ध्रुव तारा की स्थिति का पता चल सकता है। देखिए, हम लोग यह कहते हैं कि ध्रुव तारा एक होता है आसमान में, ठीक है, यहाँ पे, तो हम उससे जो भी सप्तऋषि है नक्षत्र मंडल, इसकी सहायता से हम ध्रुव तारा को सीधा देख सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, क्योंकि यह उत्तर दिशा में उगता है। चलिए आगे बढ़ते। कुछ खगोलीय पिंड अपने प्रकाश में ऊष्मा नहीं देते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब कहेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, तो वो पिंड जो स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश ना देता हो उसे हम ग्रह कहते हैं। तो आप लोग ऊपर में ग्रह और तारा में डिफरेंस बता सकते हैं। जिसका स्वयं का प्रकाश हो, ऊष्मा हो, वो ग्रह है, और जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो वो ग्रह है। जिसका प्रकाश हो वो तारा है, जिसका प्रकाश ना हो वो ग्रह। यह ग्रह जिसे अंग्रेजी प्लेनेट कहते हैं, जिसे ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमना। ठीक है, पृथ्वी पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो देखिए, पृथ्वी के बारे में बताया गया कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, और सूर्य एक तारा है, ठीक है, और उसका नज़दीकी ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, ग्रह तो नज़दीक बुध शुक्र होता है, लेकिन सबसे जीवित, जहाँ हम लोग जीवित रहते हैं, वो कौन सा है, पृथ्वी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ कुछ दिया है, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ कुछ खास नहीं दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं सूर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, सूर्य के बारे में दूरी के अनुसार उसके बाद कौन कौन से ग्रह है। जैसे यहाँ सूर्य है, तो इससे फर्स्ट ग्रह सूर्य के नज़दीक के अनुसार पहले बुध आता है, फिर कौन सा आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बीच में क्षुद्र ग्रह आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रह के बीच होता है, तो यहाँ मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह होता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ एक दो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर 59 डेज में घूमता है। तो चलिए, परिक्रमण किसे कहते हैं, जैसे हम मंदिर का परिक्रमा करते हैं, यहाँ मंदिर है, इसके चारों ओर हम लोग घूम, जैसे यहाँ देखिए परिक्रमण मतलब होगा ये, जैसे यहाँ आप देखिए बृहस्पति ग्रह, इसका हम चारों ओर घूम रहे थे, ये परिक्रमण हो गया। ठीक है, तो यह परिक्रमण हो गया। और पृथ्वी जैसे लट्टू का घूमना, ये एक घूर्णन है। तो कोई भी ग्रह होता है वो अपना घूर्णन भी करता है, अपने अक्ष पे भी घूमता है, और वह किसी सूर्य का परिक्रमा भी करता है। जैसे ये सूर्य होगा तो यहाँ से परिक्रमा भी करेगा, और यह अपने अक्ष पर भी घूमेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम जो भी चीज़ उपग्रह सबके बारे में है, तो नीचे हाईलाइट किया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे हम यहाँ से देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, जो चीज़ हम बात कर रहे थे। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह जैसे सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। देखिए, ऐसा कह रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि सूर्य के जो भी नज़दीक ग्रह है, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसके स्वयं का चंद्रमा है, और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसका स्वयं का चंद्रमा नहीं है। तो पृथ्वी के पास भी एक स्वयं का चंद्रमा है, जिसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अच्छा कहेंगे ग्रह उपग्रह में क्या अंतर, वो तो देखिए, ग्रह वह है, दूसरा डेफिनेशन हम भी कह सकते हैं, जिस उसमें से यह जो तारा का चक्कर लगाता है वह ग्रह है, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है वो उपग्रह है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अनखगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है।
सौरमंडल किसे कहते हैं? 8 ग्रह और उपग्रह और खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, जितने भी उल्का पिंड है सारे मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार के नाम से जाने जाते हैं। और इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल को सूर्य देवता कहा गया है। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ सूर्य का सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार में सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। यहाँ देखते हैं, सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह किसे कहते हैं? अब हम लोग देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। फिर से बोलिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऐसे याद करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो सूर्य को उसके दूरी के अनुसार ये कुछ ट्रिक दिया है। मैं वेरी क्या है, जो भी है उसे देख लीजिए, हमको इंग्लिश खास नहीं आता है। अब आता है तो ऐसा नहीं है, इससे अच्छा है कि बुध से याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बस 4 को इधर, 4 को उधर। चलिए अब यहाँ देखते हैं कुछ। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह बात पता है कि एक निश्चित पथ होता है जिसका चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे हम कोई एक दीर्घाकार वृत्त लेते हैं। ठीक है, ये जैसे, चलिए यहाँ हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ जैसे कोई, ये सूर्य का जैसे भी कोई भी चक्कर लगाएगा तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ कोई है, ये सूर्य, इसका चक्कर जो लगाएगा तो यह ऐसे भी अपनी अक्ष पर भी घूमेगा और यह ऐसे से करते करते एक चक्कर भी लगाएगा, जो कि इस दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 ग्रह देखिए, सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे एक दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। कक्षा किसे कहते हैं? कोई भी ग्रह अपने ही कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के नज़दीक, सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। देखिए, यह बताया गया है कि बुध सूर्य का सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सिर्फ 28 दिन लगता है। शुक्र और पृथ्वी जुड़वा ग्रह है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान। आगे, जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, मोफेरा ग्रह, सौतेला ग्रह, कुछ भी ग्रह पूछे तो वह शुक्र, आंख मूंद के आंसर मारिए, आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि यह सबसे पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 तथा प्लूटो बोनो ग्रह कहते। ऐसा याद रखिए कि बोनो ग्रह के श्रेणी में प्लूटो को बोनो ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। बोनो ग्रह किसे कहते हैं तो वो हम आगे की क्लास में, तो आप समझ सकते हैं कि बोनो ग्रह वो कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, आप जानते होंगे, जहाँ हम लिख ले, यहाँ फिगर पढ़ा था, यहाँ देखिए फिगर है, यहाँ हम थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं। देखिए, कोई भी कक्षा, यह भी इधर होगा, यह भी ऐसा होगा, एक वृत्त दीर्घवृत्ताकार। तो कोई भी जो भी है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो भी ग्रह होगा, तो यह जितना भी ग्रह होगा अपनी ही कक्षा में से घूमेगा, यह भी घूमेगा, सारे ग्रह अपने अपने कक्षा में ही घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ जो नम्मा ग्रह था, यहाँ, ठीक है, यहाँ जो नम्मा ग्रह था, यहाँ पे प्लूटो था। ठीक है, प्लूटो को इसलिए हटाया गया कि जब यह कक्षा में चक्कर लगाता था, इस तरह घूमता था,
तो ये अपने कक्षा में तो कभी कभी ऐसा देखा गया कि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद या लगभग लगता था कि यह एक दूसरे को कट करता है, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना डिस्कस हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी 6th में है तो 6th का ही लेवल का पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ थे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे ज्योग्राफी को अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, अंग्रेजी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा में से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है, जो 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी से, ठीक है, ग्राफिया से। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। चलिए इसी में देखिए जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन करते हैं, जियोएड में पृथ्वी का आकार का, ये कोई खास नहीं है, आप देख सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बचा है, इसको कवर करते हैं, 6th क्लास, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। आकार एवं 5वां ग्रह है, आकार में यह सबसे 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह ध्रुव के पास थोड़ा चिपटा तथा ध्रुव के पास चिपटा, इसी कारण इसमें आकार भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। इसे देखिए फिर से पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी की, चलिए यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा, यही कारण है कि इसका आकार भूभाग है, और भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ठीक है, जीवन के लिए पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा, यहाँ पानी और वायु उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु जीवन के लिए आवश्यक है, गैस ऑक्सीजन मौजूद है, इन्हीं कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। देखिए कोई भी ग्रह पे जिंदा रहने के लिए, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, पेड़ पौधे को जिंदा रहने के लिए क्या सब चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चाहिए, वायु चाहिए, यही सब। यदि देखिए 8 ग्रह में कहीं तो या तो ज़्यादा तापमान है, या तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ठंडा है, कहीं ओले बढ़ते हैं, कहीं बर्फ गिरते हैं। तो हमारा एक पृथ्वी ही ऐसा जगह है जहाँ क्या कहते हैं, एक मनुष्य के रहने के लिए सही जगह है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, जीवन प्रयत्न है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3, यहाँ देखिए 2/3 पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ थोड़ा रोचक तथ्य में जानते हैं, प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग 8 मिनट, ये सारे कोई जानते होंगे। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको भी देख सकते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 कब 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ देख लिया नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, ये सब आगे क्वेश्चन है, सब लोग हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। अब उपग्रह जानते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाया हुआ उपग्रह है, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, यह पूछ सकता है, VVI हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, यह इससे लगभग, देखिए इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पढ़ना, ये बच्चों को समझ, आप लोग खुद से पोच जैसे हम लोग पढ़ा रहे, इसको जब पोच करके आप पढ़िएगा तो कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। हमने जो भी हाईलाइटेड है वो बेस्ट है। यह हम देखिए चंद्रमा हमसे कितना 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और सूर्य 15 करोड़ लगभग किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ खास नहीं, उपग्रह किसे कहते हैं,
देखिए लगते एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लग जो हम लोग पढ़े हैं मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह जो देखिए उपग्रह एक प्राकृतिक उपग्रह है और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक तो चंद्रमा है, मानव द्वारा जो बनाया गया उपग्रह हो, ठीक है, उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा में जहाँ से पृथ्वी चक्कर लगाता है ना कक्षा में, उसमें स्थापित। इससे क्या होता है, और कुछ भारतीय उपग्रह है जिसे आप देख सकते हैं, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। कोई खास नहीं है, देख सकते हैं हल्का एक नज़र से। चलिए आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसके परिसर में पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा का जो घूर्णन है यह 27 दिन में कंप्लीट करता है एक चक्कर, ठीक है, और यह अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूमता है। इसीलिए हम कभी भी चंद्रमा का ये जो कहेंगे कि पूरा चंद्रमा को हम लोग देखते नहीं। चंद्रमा परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग समान होता है, तो इसलिए जैसे जैसे घूमता है तो यह भी घूमता जाता है। इसलिए हम जो है चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं जो कि 27 दिन में चक्कर लगाता है। तो हम यह भी देखेंगे आगे की क्लास में कि किस तरह वह घूमता है। चलिए, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है। देखिए कहता है ना चांद में दाग है, तो वो दाग यही है, पर्वत, पहाड़, पत्थर जो भी है सारे चीज़ें। क्योंकि हमें पूर्णिमा के दिन क्यों दिखा सकता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन आप जानते होंगे कि कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का, जब यह प्रकाश का परावर्तन इस गड्ढे पर्वत पे पड़ता है तो यह कुछ छाया बनाता है, जिसके कारण हम यहाँ पृथ्वी पर से देख पाते हैं। अब चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में हम जानते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए तारों, ग्रह और उपग्रह के अलावा कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। क्षुद्र ग्रह हम बताए थे, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का ही चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य, तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का या ब्रह्मांड का? तो क्षुद्र ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यह किसके किसके बीच पाया जाता है, यह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच पाया जाता है, जो कि आपने ऊपर की में देखा। वैज्ञानिक अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो। क्षुद्र ग्रह भी क्या था, ग्रह का ही भाग था, जो कि कुछ विस्फोट के कारण जब वह विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे कण क्या हो गए, जैसे देखिए कोई यह गोला है, ये जैसे ब्लास्ट हो, ये छोटे छोटे कण बहुत बिखर जाएंगे, ठीक है। तो यह छोटे छोटे कण है। तो यहीं आप देखिए, यहाँ मंगल और यहाँ बृहस्पति, आप ऊपर में देखिए, हम इसके बीच में जितने भी छोटे छोटे पदार्थ हैं ये सारे क्या है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। इसी के चक्कर लगाते रहता है ये क्षुद्र ग्रह। चलिए आगे देखते हैं। अब उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्कापिंड क्या है, चलिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखिए कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े, जो पूर्ण तरीका से नहीं जलते, तो वो पृथ्वी पर गिरते हैं। तो यहाँ जैसे गिरा तो यहाँ गड्ढा कर दिया,
तो कुछ बड़े उल्कापिंड होते हैं, कुछ ऐसे छोटे उल्कापिंड होते हैं जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान से गिरते हैं तो वो बुझ जाता है, तो वो सब उल्कापिंड है भैया, ऐसा नहीं टूटता हुआ तारा नहीं है, वो उल्कापिंड है। ठीक है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में थोड़ा सा समानता हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह सिर्फ मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, और यह भी उल्कापिंड पूरा ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं कि पाया जाता है, जो कि सूर्य का चक्कर ही लगाता है, तो सूर्य का छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। और क्षुद्र ग्रह इसका ही भाग है, ग्रह का ही विस्फोट रूप है, और यह जो है क्षुद्र ग्रह एक पत्थर के रूप में है। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। अब ये देखते हैं, यह लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा है। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। ये लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल में आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा मिल्की वे। अब देखिए हम लोग जो आकाशगंगा में रह रहे हैं वो मिल्की आकाशगंगा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह बहती नदी की तरह की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। देखिए इसका नाम आकाशगंगा इसलिए पड़ा कि जब तारे आकाश में हम लोग देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक तारे का चमचमाता हुआ एक नदी बह रहा है, इसीलिए आकाशगंगा नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगे मिलकर ब्रह्मांड का, देखिए ब्रह्मांड कैसा बनता है, बहुत सारे सौर मंडल मिलकर एक आकाशगंगा बनाते और बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड बनाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लिए हैं, जितना था सिक्स्थ का देखेंगे। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पढ़ने का मतलब होता है कि जो भी हम क्वेश्चन आंसर करें उसको हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर का फटाफट जवाब दीजिए। पहला, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? आप लोग बताइए, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? थोड़ा सा इसको इरेज कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ग्रह एवं तारे में क्या अंतर है? ग्रह वो है जो स्वयं का प्रकाश ग्रह वो है जिसका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा न हो, वो ग्रह है। तारे वह हैं जिसका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा हो। सौरमंडल से क्या समझते हैं? आकाश में जितने भी चमकते वस्तु हैं तारे हैं, ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह सारे मिलकर सौरमंडल, सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं, जो ऊपर पर है। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह को नाम लिखे। दूरी के अनुसार सबसे पहला बुध पड़े थे, बुध के बाद शुक्र के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसा ही पढ़े थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन। चौथा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी पर मानव के लिए या जीवित रहने के लिए पर्याप्त वायुमंडल, ऑक्सीजन, जल सारे चीज़ें हैं, इसीलिए अद्भुत ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा को एक ही बार क्यों देख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल सेम ही लगभग है, 27 दिन ही है। यदि कोई वस्तु, मान के चलिए, यहाँ हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यह चंद्रमा है, ठीक है, और सॉरी यह मन की पृथ्वी है, और थोड़ा सा ये कलर लेते हैं, ये चंद्रमा, ठीक है।
एक हम यह इसका कक्षा बना लेते हैं, ठीक है, समझिएगा लोग। चलिए अब हम ये बता रहे हैं कि अब देखिए जैसे चंद्रमा है, तो देखिए पृथ्वी यहाँ घूम ही रही है, पृथ्वी भी कोई भी स्थिर नहीं है, ये चीज़ आप लगा लीजिए कि कोई भी ग्रह उपग्रह स्थिर नहीं है, यहाँ भी सूर्य भी चक्कर का, तो हम यह बेसिक देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये अपने अक्ष पे घूम ही रही है, ऐसे मतलब यह लट्टू के आकार में घूमती है, प्लस यह परिभ्रमण भी वही आकार में 27 ही दिन, तो यहाँ से आने में यहाँ तक इसको फिर 27 दिन ही लगता है, और इसको अपना घूर्णन करने में भी 27 दिन ही लगता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सेम टाइम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, असंख्यक आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कह सकते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। आगे असंख्यक तारों के समूह या असंख्यक ब्रह्मांडों की को हम असंख्यक मिल्की वे या आकाश गंगा के समूहों को ब्रह्मांड कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। चलिए किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा, शुक्र, आगमन के मारे सूर्य का तीसरा पृथ्वी, ये सब बन ही जाएगा। सूर्य किसी भी ग्रह के एक को दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। ध्रुव तारा की दिशा हम बताए थे कि उत्तर दिशा में। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति हम लोग पढ़े थे, ठीक है। खाली स्थान को भरते हैं। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे देखिए तारों का एक ऐसा समूह जो विभिन्न आकृति प्रतिरूप का, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। एक बन गया नक्षत्र मंडल कहते हैं तारों का। तारों की एक सबसे बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तारों की उसका सबसे बड़ी प्रणाली को, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसको भी आपको लोग का आता है तो कमेंट में बताइए, थोड़ा हम भूल गए हैं। तीसरा देखिए तारों की एक तीसरा पढ़ते हैं। अरे भाई एक दो के बाद 4 है, तब ना कहते। तो चलिए डैश पृथ्वी का सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, पृथ्वी के सबसे पृथ्वी के सबसे करीब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सूर्य का तीसरा नजदीक ग्रह पृथ्वी, आगमन के मारिए। ग्रह के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग ने 6th का NCERT जो था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्रियाकलाप है, जो छुट्टी तुट्टी बनाइए। चलिए तो देखते कितना आधा घंटा लगा। तो इसी तरह एक टॉपिक में आधा घंटा लग रहा है, तो लगभग ये बुझिए कि 2 से 3 घंटा में आपका 6th का ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी मेरा यह फर्स्ट वीडियो था, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हेडिटेशन हुआ बोलने में, उसको हम सुधार लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी गलती हमसे हुआ उसे क्षमा करें, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि हम जितना भी टॉपिक है इसके बाद हम खान सर का जितना भी नोट्स है ना, उसको हम एक बार करवाएंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, खान सर का PYQ जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम आपको गलत चीज़ बताएं या कोई भी, हम पॉइंट वाइज बताएं, और इस सब को बेहतर तरीक़ा से और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं तक। PSC के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सारे चीज़ यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।